नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेस में मैं मुकेश सर उपस्थित हूं। ब्रिटिश सत्ता का भारत में स्थापना की इस कड़ी में डलहौजी को लेकर के अब तक हमने पुर्तगालियों के भारत आगमन से लेकर के ब्रिटिशर्स के भारत आगमन, जिसमें हम पूरा यह चैप्टर देख चुके हैं कि किस तरह से एकमात्र ब्रिटिश सत्ता भारत में काबिज होती है और छोटे छोटे जो यूरोपीय देश आए हुए होते हैं वे अपना बोरिया बिस्तर समेट करके चले जाते हैं, लेकिन पुर्तगाल एक छोटे से हिस्से में और ब्रिटेन संपूर्ण भारत में अपना कब्जा स्थापित करता है। जो अंतिम चैप्टर हमने देखा था जिसमें कुछ पड़ोसी देशों पर ब्रिटेन का कब्जा होता है, वो भी हमने देख लिया था। और एक ऐसा भारत का गवर्नर जनरल जो भारत आते ही तबातोड़ बैटिंग शुरू करता है और सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार करता है, और वह व्यक्ति जिसका नाम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे। कई परीक्षाओं में यह बात पूछा जा चुका है कि लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था, तो अक्सर आता है कि रामसे। खास करके बीपीएससी द्वारा आयोजित जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, इस तरह के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे लॉर्ड डलहौजी। उसके पूर्व पहले बंगाल के गवर्नर हुए, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ। और इस भारत के गवर्नर जनरल में जो सबसे दमदार व्यक्तित्व का जो व्यक्ति आया वह था डलहौजी, क्योंकि डलहौजी युवा था, कम उम्र में आया था, क्योंकि उसका पूरा जीवन ही लगभग 48 साल का रहा और उस 48 वर्षों में लगभग 8 साल उन्होंने यही सेवा दे दी। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो वह व्यक्ति जिसका जन्म होता है 1812 ईस्वी में, 1812 में जन्म होता है और 1848 में भारत में वह सेवा देने आता है, अर्थात 36 साल का युवा गवर्नर जनरल बनकर के आता है। और एक युवा से जो उम्मीदें की जा सकती है वह उम्मीद पर लॉर्ड डलहौजी खड़ा उतरा था, क्योंकि सबसे ज्यादा साम्राज्य का विस्तार लॉर्ड डलहौजी ने किया था। क्योंकि जब वो 1848 ईस्वी में आया, उस समय पंजाब के शासक महाराजा रणजीत सिंह के अल्पवयस्क पुत्र दलीप सिंह पंजाब रियासत के शासक थे, अल्पावस्था में थे। और सबसे पहले उन्होंने दलीप सिंह को 5 लाख वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया पढ़ने के लिए और पंजाब प्रांत को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसके साथ ही लगभग मैक्सिमम जो क्षेत्र थे वह ब्रिटेन के कब्जे में हो गया। और यह घटना है 1849 ईस्वी की, क्योंकि 1848 में तो आया ही और 1849 में उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया। यही नहीं, यह तो उसकी महज एक शुरुआत थी। उसने सबसे बड़ा जो कार्य किया था वह कार्य था उसका हड़प नीति। हड़प नीति का है, कूटनीति का है, व्यापक नीति का है, यानी ये उसके कार्य थे। और इस नीति को, उसकी जो नीति लाई गई थी और उसकी जो नीति थी वह कहलाई थी हड़प नीति। उसको हड़प नीति कहा गया था, कूटनीति भी कहा गया था। इसके अलावा व्यापक नीति कहा गया, इसको लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन कहा गया। लैप्स ऑफ डॉक्ट्राइन, हड़प नीति इंग्लिश में कहा गया इसको। और यह
स्कॉटलैंड का रहने वाला था। मूल रूप से यह इंग्लैंड का नहीं था तो यूरोपीय ही, बट इसका जो जन्म हुआ था वह स्कॉटलैंड में हुआ था। और सबसे पहला जो उसने शिकार बनाया था वह 1848 ईस्वी में सतारा को, हड़प नीति का पहला शिकार सतारा। यह वही सतारा था जहां छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज, यूं कहें कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके भाई एक राजा राम थे। राजा राम के जो वंशज रहे वह सतारा में शासन चलाते थे। और जिस समय यहां पे सतारा में उनके वंशज का शासन था, अप्पा साहब जो शासक थे वहां के, वह थे अप्पा साहब। तो अप्पा साहब के मृत्यु के बाद उन्होंने एक पुत्र को गोद ले रखा था, लेकिन यह बात ईस्ट इंडिया कंपनी से उन्होंने परमिशन नहीं लिया था। इसलिए उसके जो दत्तक पुत्र थे, एडॉप्टेड जो सन था, उसको राजा नहीं माना गया और इनका जो सतारा क्षेत्र था वह ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यह हड़प नीति थी क्या, जिसको व्यक्तिगत नीति भी कहा जाता था। अगर किसी राजा का, किसी शासक का अपना कोई जैविक पुत्र नहीं हो तो वह जो साम्राज्य होगा वह साम्राज्य ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। यह नीति थी। अर्थात उस समय कोई भी अपना दत्तक पुत्र को वारिस नहीं मान सकता था। और इसका पहला शिकार बने थे अप्पा साहब, यानी सतारा का साम्राज्य। यह घटना है 1848 ईस्वी की और यहीं से इनकी शुरुआत हुई थी। और जिसका आलोचना असेंबली ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन का असेंबली था, सदन था, उस सदन में भी जोसेफ ह्यूम ने इसका विरोध किया था। विरोध किसने किया था? तो जोसेफ ह्यूम ने ब्रिटिश संसद में इसका विरोध किया था। उसने क्या कहा था? यह वही नीति है जिसका मतलब होता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। यह उसका हिंदी अनुवाद है उस शब्दों का। यानी उन्होंने अंग्रेजी में कुछ ऐसा कहा था जिसका अर्थ लगाया गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि उस समय ब्रिटेन भारत में मजबूत हो चुका था। और यह सिलसिला प्रारंभ होता है। फिर अगला बारी आता है जयपुर और संबलपुर 1849 ईस्वी में। अगला बारी था 1849 ईस्वी में जयपुर एवं संबलपुर। यहां भी वही स्थिति थी। जयपुर उत्तराखंड या हिमाचल में होगा और संबलपुर मध्य प्रदेश में है। यहाँ के भी जो शासक थे उनका पुत्र नहीं था और जयपुर के शासक थे राजा नारायण सिंह। यहाँ के जो शासक थे राजा नारायण सिंह, इनका भी कोई जैविक पुत्र नहीं था। इसलिए इन्हें भी, इनके क्षेत्र को भी इनके मृत्यु के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसके बाद फिर 1850 में बघाट शिकार बना। 1852 में छोटा उदयपुर, 1852 में छोटा उदयपुर कहते हैं, पूरा उदयपुर नहीं। यह भी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। और 1853 जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1853 ईस्वी में उन्होंने झांसी, 1853 ईस्वी में झांसी को, क्योंकि उस समय झांसी जो था बहुत ही समृद्ध प्रांत हुआ करता था और झांसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, लेकिन
वह ग्वालियर क्षेत्र में आता था और वह ग्वालियर मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था और वहां के शासक थे गंगाधर राव। और वही गंगाधर राव जिसकी पत्नी थी मणिकर्णिका, या जिसको मनु कहते हैं, क्योंकि झांसी की रानी जो है वह युद्ध में उनका नाम पड़ा था। वास्तव में उनका जो झांसी की रानी का नाम था वह मणिकर्णिका था, जिनको प्यार से हम लोग मन्नू भी कहते थे, मन्नू बाई। और यह झांसी की रानी के नाम से जाना गया। तो हुआ क्या था कि गंगाधर राव को एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, दामोदर राव। लेकिन दामोदर राव की मृत्यु जो है बाल अवस्था नहीं, शिशु अवस्था में ही लगभग 3-4 महीने में ही हो गई। तो उन्होंने क्या किया कि अपने भाई के पुत्र यानी भतीजे को अपना दत्तक पुत्र बनाया, गोद लिया और उसका नाम दामोदर राव रखा। लेकिन जो हड़प नीति थी, व्यवगत जो नीति लाई गई थी, उस नीति में यह भी फेल्योर हो रहा था। और गंगाधर राव के मृत्यु के बाद में ब्रिटिश ने यह मानने से इनकार कर दिया कि दत्तक पुत्र यानी दामोदर राव जो है झांसी के शासक नहीं बन सकते हैं। इसका विरोध झांसी की रानी ने किया था, जो 1857 के विद्रोह का सबसे बड़ा कारण भी बना था। और अगली कड़ी हम देखेंगे 1854 ईस्वी। 1854 ईस्वी में क्या हुआ था कि जो नागपुर क्षेत्र था, आपको ज्ञात होगा कि नागपुर भी लगभग उन्हीं लोगों के वंशज थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के। यानी 4 जगहों पर उनके वंशज से सतारा, महाराष्ट्र, संबलपुर, ग्वालियर इत्यादि क्षेत्रों में उनके वंशज बसे हुए थे। तो नागपुर भी 1854 में नागपुर भी उसका बन गया, ब्रिटेन के हिस्से में चला गया नागपुर। फिर 1855 में 1885 में करौली और 1856 में अवध। तो 1855 करौली, मेन जो हम लोग को फोकस है वह है अवध। 1855 में ही अवध के पास वारिस भी था। लेकिन भाई इसको क्यों मिलाया गया? तो कहा जाता है कि वहां के जो शासक थे वाजिद अली शाह, शासक वाजिद अली, उन पर कुशासन का आरोप लगा। अर्थात आपका शासन ठीक नहीं है, रूल रेगुलेशन में नहीं है, इसलिए जो कुशासन का आरोप लगा करके उसको अपने क्षेत्र में मिला लिया। और यही कुशासन का आरोप लगा करके अपने क्षेत्र में शामिल करना यह 1857 का विद्रोह, या यूं कहें कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कारण बन गया। यह संग्राम का कारण बना। इस संग्राम को बाद में हम लोगों ने क्या कहा? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। क्योंकि सभी में आक्रोश था और जब सब कुछ ठीक ही था अवध का, तो कुशासन का आरोप लगा करके अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहें या सिपाही विद्रोह कहें, इसका कारण बना। और एक और काम इसका हम देखेंगे, लोअर बर्मा का जो निचला क्षेत्र था, निचला क्षेत्र कहने का मतलब होता है कि बंगाल के खाड़ी का जो तटीय क्षेत्र था, उस क्षेत्र में घने जंगल हुआ करते थे और उस जंगल में बहुत ही कीमती लकड़ी पाए जाते थे और उन्होंने उस जंगल पर भी कब्जा कर लिया। ये डलहौजी के विस्तारवादी नीति हो गए, या इसको यूं कहे साम्राज्यवादी नीति हो गए। लेकिन इस सारे कार्यों के अतिरिक्त कुछ ऐसे कार्य भी उन्होंने किया
हालांकि किया तो कार्य वो अपने फायदे के लिए, लेकिन वह कार्य भारतीय दृष्टिकोण से या ब्रिटिशर्स के जाने के बाद में एक गिफ्ट के तौर पे हम देखते हैं। यह कार्य कौन कौन सा था, एक नजर हम उस पर डालेंगे। सबसे बड़ा कार्य जो सभी जानते हैं वह था रेलवे का विकास। भारत में 1853 ईस्वी में पहली रेल चली। 1853 पहली रेलवे का विकास हुआ, जो 16 अप्रैल 1853 को, तो उपलब्धि में इसको हम शामिल करते हैं कि रेलवे का विकास, रेलवेस, यह हुआ था 16 अप्रैल 1853 ईस्वी, और बहुत कम समय में इन्होंने रेल को दौड़ाया था, और वह 43 किलोमीटर का वह लगभग 34 किलोमीटर का सफर हुआ था पहली बार मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच में, या उसको ठाणे कहते हैं, 34 किलोमीटर। यही मुंबई आज के डेट में LTT कहलाता है, लोकमान्य तिलक टर्मिनल। इसके पहले CST कहलाता था, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, अब हो गया है लोकमान्य टर्मिनल। उसके पहले VT कहलाता था, विक्टोरिया टर्मिनल, लेकिन आज के डेट में यह LTT के नाम से जाना जाता है, जो उस समय मुंबई के नाम से जाना जाता था। तो एक बहुत बड़ा कार्य रहा। इसके अलावा 1854 ईस्वी में इन्होंने वुड्स डिस्पैच, वुड्स डिस्पैच, यह एक शिक्षा नीति थी। इसके तहत आधुनिक शिक्षा का विकास किया गया। प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय को अलग अलग किया गया, और 1857 आते आते इन्होंने 3 विश्वविद्यालय बनवाए, कोलकाता, मद्रास और मुंबई में, अर्थात 3 विश्वविद्यालय के इन्होंने निर्माण कराया। माध्यमिक, प्राथमिक सारे विद्यालयों को अलग अलग कर दिया। इसके अलावा रुड़की में 1848 1849 में 1848 1849 रुड़की, यह जो उत्तराखंड में है, यहां पे उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराई थी, और उस समय उस इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम था थॉमसन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नाम था उसका, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग रुड़की, जो आज भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से जाना जाता है, और इसका आज के नाम में रुड़की अभियांत्रिक विश्वविद्यालय हो गया है इसका नाम। इसके अलावा उन्होंने 1854 में एक और कार्य किया था, डाकघर अधिनियम लाया था, डाकघर अधिनियम, और तुरंत ही यह डाकघर वाली जो व्यवस्था थी, पत्राचार की जो व्यवस्था थी, यह हर जगह फैल गया, और बहुत जल्दी प्रसारित करने का काम भी हुआ, ताकि सूचनाओं का आदान प्रदान जो है वह जल्दी से हो सके। साथ ही इन्होंने, जो भारत की राजधानी उस समय बंगाल हुआ करती थी, कलकत्ता हुआ करता था, और उन्होंने अपने कार्यकाल के समय ही ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी गर्मियों के दिन में जो भारत की राजधानी थी, बंगाल से हटाकर उसको रखा गया था शिमला, ताकि शिमला में उस समय ठंडी पड़ती थी और यहाँ गर्मी पड़ती थी। तो इतने साम्राज्यवादी कार्यों के अतिरिक्त, और ये जितने भी कार्य थे, लगभग ब्रिटिशर्स को फायदा हो इसीलिए था। रेलवे का विकास भी अगर हुआ तो इस उद्देश्य से हुआ कि माल की ढुलाई जो है समुद्र तट पे जल्दी हो और वहां से ब्रिटेन भेजा जा सके। इस उद्देश्य से किया गया था कि छोटे छोटे क्षेत्रों से जो है सुगम तरीके से हम माल की आवाजाही कर सके।
और वापसी में बाय द ट्रिब्यून टू स्पिटेड नामक जहाज से यह वापस गया था। और वापस जाने के बाद में पेट में दर्द होने से इस व्यक्ति की मौत हो गई 1860 ईस्वी में। यह एक महज मृत्यु का कारण बताया गया। मृत्यु 1860 में हो गई, लेकिन इसके मृत्यु में भी रहस्य है और इस मृत्यु के रहस्य पे मैं पर्दा उठाऊंगा एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। किस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी की मृत्यु हुई थी, तो तुरंत ही इस पे एक शॉर्ट वीडियो बना करके मैं डालूंगा। तो मेरा यह वीडियो कैसा लगे, अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।